नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात बेरोजगारी की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान की शरह बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में 4 माह की आला सतह पर पहुंच गई है। दिसंबर में बेरोजगारी शरह बढ़कर 7.9% हो गई है, जो कि नवंबर माह में 7% थी। दिसंबर की यह शरह अगस्त में 8.3% के बाद से सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि मई 2021 में हिंदुस्तान में शरह बेरोजगारी सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि दिसंबर में शहरी बेरोजगारी शरह बढ़कर 9.3% यानी 9.3% हो गई, जो गुज़िश्ता महीने में 8.2% थी। इसके अलावा दही शरह बेरोजगारी 6.4% से बढ़कर 7.3% हो गई। CMI की वेबसाइट पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के बाद मुल्क में माशी सरगर्मियां और सारिफीन के जज्बात मुतासिर हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट से कौमी अहलियत व दाखिला टेस्ट यानी NEET PG काउंसलिंग मामले की समाअत में तेजी लाने की दरखास्त की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश हुए और कहा कि नीट PG मामले की फौरी समाअत की जरूरत है। उन्होंने अदालत से अपील की कि 6 जनवरी को पहले से तय शुदा शेड्यूल के बजाय मंगल को समाअत की जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हुकूमत की अर्जी पर कहा कि बेंच इस मामले में चीफ जस्टिस NV रमन्ना से मुशावरत के बाद कोई फैसला करेगी। यह मामला मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट सतह की क्लासों में दाखिले से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग में इख्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन के लिए सालाना आमदनी की हद तय करने के मामले की समाअत कर रही है। मरकजी हुकूमत ने रिजर्वेशन के लिए सालाना आमदनी की हद 8 लाख रुपए मुकर्रर की है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा था कि वो समाअत के दौरान 8 लाख रुपए तय करने के तरीक़ेकार के बारे में मालूमात फराहम करे, लेकिन हुकूमत पिछली गुज़िश्ता मुतअद्दिद तारीखों के दौरान कोई वाज़ेह मालूमात नहीं दे सकी। अक्टूबर 2021 के लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले की जांच कर रही SIT ने तकरीबन 5000 सफ़ात पर मबनी चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अहम मुल्ज़िम बनाया गया। उन्हें इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मुल्ज़िमीन की तादाद बढ़कर 14 हो गई है, क्योंकि मजीद एक नाम जोड़ा गया। वकील इस्तगासा ने कहा कि मजीद एक शख्स वीरेंद्र शुक्ला का नाम फर्द जुर्म में जोड़ा गया है। इस पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 201 के तहत इल्ज़ाम लगाया गया है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद वाक़े में मजमूई तौर पर 8 लोग हलाक हो गए थे। महलूकी में 4 किसान, एक सहाफ़ी, 2 BJP कारकुन और एक ड्राइवर शामिल है। इस मामले में आशीष मिश्रा और साबिक़ मरकजी वज़ीर अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास समेत जुमला 13 लोग मुल्ज़िम हैं। तीनों SUV के ड्राइवर और मिश्रा के अलावा दास के मावनीन समेत सभी 13 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार हैं और फिलहाल लखीमपुर खीरी जेल में बंद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। दीगर मुल्ज़िमीन की जमानत अर्जियां लखीमपुर खीरी की एक मकामी अदालत में ज़ेर इल्तिमा हैं। SIT ने हाल ही में एक मकामी अदालत में आशीष मिश्रा और 12 दीगर मुल्ज़िमीन के खिलाफ कत्ल की कोशिश और क़सदन संगीन चोट पहुंचाने के मामले में 2 मुल्ज़िम जोड़ने की गुजारिश की थी। अदालत ने SIT की अर्जी को मंजूर कर लिया था और आर्म्स एक्ट की दफात समेत मुल्ज़िमीन को जोड़ने का हुक्म दिया था। SIT ने अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा था कि 4 किसान और एक सहाफ़ी मंसूबाबंद साजिश के तहत तशद्दुद में मारे गए हैं। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या 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 धारा लगी क्या उन पे? 201 ठीक। सर कितने पन्ने की क्या चार्जशीट आज सबमिट हो गई है। चार्जशीट आज सबमिट हो गई है और 3 अक्टूबर को जब ये हमने FIR दर्ज कराई थी तो FIR की तहरीर में अजय मिश्र टैनी का भी नाम था जो सांसद हैं। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था ADGP को SIT में कि अजय मिश्र टैनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में। जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्र टैनी के नाम पे थी,
उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया। तो आपको क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 153 डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसआईटी की निगरानी में, क्या लगता है, आप इससे सहमत है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, हम लोग से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अजय मिश्रा टैनी जो कि एक्यूज थे इसमें, उनका रोल भी था, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, महिंद्रा था इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद उनका नाम नहीं आया इसमें। काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली उसके बाद, 3 महीना हो चुका है लगभग। हाँ, चार्जशीट आज सबमिट हो गई। कुछ अरसे के तातुल के बाद एनसीबी के कौमी तर्जुमान व अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक ने कल एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक और जालसाजी को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने 2 ऑडियो क्लिप्स पेश की हैं, जिसमें से एक में मेडी नामी एक पंचगवाह को एनसीबी का रुकुन बाबू नामी एक ऑफिसर एक पुराने केस में बैकडेट जवाब दर्ज करने के लिए तलब करता है, जबकि दूसरी ऑडियो क्लिप में पंचगवाह एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को किरण बाबू के जरिए तलब किए जाने की सलाह देता है, जिस पर वानखड़े पंचगवाह को बिला खौफ किरण बाबू के कहने के अमल के मुताबिक अमल करने को कहते हैं। ये ऑडियो क्लिप्स पेश करते हुए नवाब मलिक ने एनसीबी पर निहायत संगीन इल्जाम आयद किए और कहा कि एनसीबी हुनूस जालसाजी में मसरूफ है। अपनी रिहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाब मलिक ने यह भी इंकशाफ किया कि एनसीबी के मुतनाज़िया ऑफिसर समीर वानखड़े पर एनसीबी के ही कुछ सीनियर अफसरान ने जालसाजी और गलत तरीके से लोगों को फंसाने की रिपोर्ट दी है। इसके बावजूद रियासती बीजेपी का एक बड़ा लीडर वानखड़े की मुद्दतकार में इजाफे के लिए मरकजी वजारत दाखिला के यहाँ कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि समीर वानखड़े की मुद्दत कार में अगर इजाफा होता है तो हमें उसूली के इस खेल में कौन कौन शामिल हैं, इसको बेनकाब करने का मजीद मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके दामाद समीर खान की जमानत के खिलाफ एनसीबी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। ये एनसीबी की शोहरत हासिल करने का खेल है, जबकि असल मुलजिम किरण सजलानी है। इसके अलावा भी मुलजिमीन इस मामले में है। एनसीबी चे जोनल डायरेक्टर त्यांच्या कार्यकालामध्ये ज्या प्रकारे फर्जीवाडा करत होते, बरेचसे विषय आम्ही जनतेच्या समोर आणलं होता। त्याचबरोबर विविध ठिकाणी आम्ही लेखी तक्रारी पण केली होती आणि शेवटी आज त्यांना एक्सटेन्शन मिळालं नाही, त्यांच्या मूल विभागाकडे त्यांना वर करण्यात आलेला आहे। निश्चित रूपाने हा निर्णय केंद्र सरकारने योग्य घेतलेला आहे। जरी त्यांच्या एक्सटेंशन मिळालं नसेल। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो किसान मुखालिफ हैं और ज़रूरी क़वानीन वापस लेकर और झूठी माफ़ी मांगकर अपनी किसान मुखालिफ सोच को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी किसानों के साथ होते और उनके सच्चे हामी होते तो वो लखीमपुर खीरी कत्लेआम के मामले को संजीदगी से लेते और वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टैनी को काबीना से हटा देते और फिर उन्हें किसानों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनकी सोच किसान मुखालिफ है, इसलिए वो झूठी माफ़ी मांगते हैं और किसानों को गुमराह करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की के तस्वुर को बदल कर रख दिया और उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड का हुआ। कांग्रेस के उत्तराखंड के इंचार्ज देवेंद्र यादव, इंतखाबी मुहिम कमेटी के सरबराह हरीश रावत, रियासती सदर गणेश गोड़ियाल, अपोजिशन लीडर प्रीतम सिंह, साबिक वजीर यशपाल आर्या और रियासत के कई सीनियर कायदीन ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़कूरा बातें की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत का मॉडल नाकाम हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी में आज हम देश के अंदर नंबर 1 पर हैं, जहां बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक है और ये सब एक छोटे से राज्य में हो रहा है। हम वैसे ही भौगोलिक रूप से कठिनाई के प्रदेश हैं और जिस तरीके से महंगाई को भाजपा ने शिष्टाचार बना दिया है, सबको परोसा जा रहा है। अभी भी जीएसटी में फुटवेयर आदि के दाम बढ़ा करके जिस तरीके से गरीब को और जितना है उस गरीब को और धदोड़ो और उसको नोचो का कल्चर डेवलप किया है, तो उस सब में भी ये क्लियर है कि उत्तराखंड उससे बुरी तरीके से ग्रस्त है। हमारा थीम सॉन्ग इन सब बातों को इंडिकेट करता है और हमारा थीम सॉन्ग ये इंडिकेट करता है कि हम क्या करेंगे। आज
सत्यता यह है कि हमारे राज्य आंदोलन के सारे मूल्य कुचल कुचल करके नष्ट किए जा रहे हैं। उत्तराखंडियत जो हमारी एक प्रतीक है, हमारी पहचान है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और हमारा ये थीम सॉन्ग जो है उसको इंडिकेट करता है कि हम उन मूल्यों मान्यताओं की हम रक्षा करने का काम करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। कैसे अगले 5 सालों में एक फिर से वो ऐसी सरकार देंगे जो सरकार राज्य आंदोलन की अपेक्षाओं की सरकार होगी, राज्य आंदोलन के लोगों की सरकार होगी, जो कांग्रेस के बुनियादी सिद्धांतों पर, धाराओं पर, सोनिया जी, राहुल जी के मार्गदर्शन पर काम करते हुए एक मॉडल उत्तराखंड, एक छोटा विकसित राज्यों के लिए मॉडल उत्तराखंड की स्थापना करने का काम करेगी, उसको बनाने का काम करेगी, जहां सर्वाधिक इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो होगा जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, जो गरीब है, असहाय है, जिसकी मदद नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि हिंदुस्तान की जावे सकाफत के खिलाफ कोई भी साइबर मुजरिमाना फिरका वाराना साजिश कामयाब नहीं होगी। आज मीडिया से बात करते हुए एक सोशल मीडिया पर मरकजी हुकूमत की कार्रवाई से मुतालिक एक सवाल के जवाब में नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान में खवातीन के खिलाफ मुजरिमाना फिरका वाराना साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी ने कहा कि इस तरह की साजिश में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोग जल्द ही बेनकाब होंगे। नकवी ने कहा कि ऐसे कुछ शरपसंद लोग वक्तन फ़ौक़तन हिंदुस्तान की शबिया को खराब करने के लिए साजिशी कोशिशें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की भरपूर जामे सकाफत और रस्म व रिवायात ऐसे साजिशी सिंडिकेट को कामयाब होने नहीं देती। फौज ने जम्मू के अरीना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर पीर की सुबह दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। बीएसएफ जराये ने बताया कि बीएसएफ एहलकारों ने पीर की सुबह अरीना सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर भोली चेक पोस्ट के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से एक शख्स को फेस की तरफ आते हुए देखा। उन्होंने कहा कि फौज की तरफ से कई वार्निंग्स के बावजूद भी मज़कूरा शख्स आगे बढ़ता गया और उसने फेंस के नजदीक पहुंचकर दरअंदाजी करने की कोशिश की। मज़कूरा ज़राए का कहना था कि बाद में फौजी जवानों ने उस पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बच्चों की अमवात के मामले में 2017 में सुर्खियों में आए माहिर अतफाल डॉक्टर कफील खान ने आज कलकत्ता प्रेस क्लब में अपनी किताब दी गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये तासुर गलत है कि मुझे मुस्लिम डॉक्टर होने की वजह से निशाना बनाया गया, बल्कि मेरी जगह कोई भी डॉक्टर होता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से होता, उसको इसी तरह निशाना बनाया जाता, क्योंकि मैं और मेरे साथी दीगर जूनियर डॉक्टरों ने उस रात दर्जनों बच्चों की जान की हिफाजत करके गोरखपुर में जारी मेडिकल घपले को बेनकाब कर दिया था। डॉक्टर कफील खान योगी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस पूरे वाक़े के लिए हुकूमत को जिम्मेदार है, मगर अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए मुझे निशाना बनाया गया और मेरी आवाज़ को खामोश कराने के लिए हर तरह के हरबे आजमाए गए। मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे घर वालों को खौफजदा करने की कोशिश की गई, मेरे भाई के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने इस किताब में पूरी ट्रेजेडी को तफसील के साथ पेश किया है। गर्चे मुझे अदालतों से इंसाफ मिल चुका है, मगर योगी हुकूमत ने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखकर अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं किया और अब 1 महीना कबल मुझे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। मुंबई के शिवड़ी रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसा वाकया कैद हुआ जो कुछ देर के लिए आपको सांस रोककर वीडियो देखते रहने को मजबूर कर देगा। वजारत रेलवे की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में तेज रफ्तार से आ रही लोकल ट्रेन के सामने एक शख्स जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेटता दिख रहा है, लेकिन लोकल ट्रेन के मोटरमैन ने अपनी एक्टिवनेस को दिखाते हुए उस शख्स को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग मोटरमैन के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रेलवे की जानिब से भी उसे फेलिसिटेट करने की बात कही जा रही है। वजारत रेलवे की जानिब से शेयर किए गए ये वीडियो 30 दिसंबर का है
जो करीब 11:15 बजे का है। वीडियो की शुरुआत में रेलवे ट्रैक पर एक शख्स लापरवाही से टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जैसे ही लोकल ट्रेन तेज रफ्तार से उसके करीब आती है, वो शख्स अचानक पटरियों पर लेट जाता है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लेटते वक्त उस शख्स ने अपनी गर्दन को पटरी के ऊपर रखा था और बाकी हिस्सा दो पटरियों के बीच रखकर लेट गया। हालांकि लोको पायलट ने उस आदमी को पटरी पर लेटते देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे फौरी ट्रेन पटरियों पर रुक गई और जानलेवा हादसा होते होते रह गया। वीडियो में शख्स को ट्रैक पर लेटे देख 3 आरपीएफ के एहलकार दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। वजारत रेलवे ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि मोटरमैन की जानिब से किया गया काबिल तहसीन कदम। मुंबई के शिवड़ी स्टेशन पर मोटरमैन ने बचाई एक शख्स की जान। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत की तरफ से लागू नई शराब पॉलिसी तनाज़े में घिर गई है। केजरीवाल के पुराने साथी और जाने माने शायर कुमार विश्वास ने इस पॉलिसी को लागू करने के पीछे रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया है। विश्वास ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई पॉलिसी के तहत शराब के ठेके बांटने के लिए 500 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। कुमार विश्वास ने पीर के रोज सोशल मीडिया पर नई शराब पॉलिसी से जुड़ी यह खबर रीट्वीट करते हुए पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पीने वालों की उम्र 21 से घटाकर 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की पॉलिसी लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया दारू जमाखोर एमएलए के साथ मेरे पास आए थे। विश्वास ने आगे लिखा कि मैंने उन्हें धुतकार कर भगा दिया था और दोनों कायदीन को वार्निंग दी थी। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मसला सेट कर लिया है। विश्वास के करीबी राय का कहना है कि उन्होंने अपने पोस्टों में दोनों कायदीन का जो लफ्ज लिखा है वो वज़ीर आला केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। साथ ही छोटे वाले लिखकर उन्होंने सिसोदिया की तरफ इशारा किया है। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार दूसरी लहर के मुकाबले में बेहद तेज है। दूसरी वेव की शुरुआत पिछले साल 12 फरवरी से हुई थी। तब तक हफ्ते में नए केसेस में 0.76% की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरे वेव की बात करें तो इसमें नए केसेस के आंकड़ों में एक हफ्ते के अंदर करीब 199% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब यह है कि इसकी रफ्तार पिछली वेव से करीब 262 गुना ज्यादा है। मुल्क में पिछले साल 11 फरवरी को टोटल एक्टिव केसेस 1,33,000 थे। इसके बाद इनमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी दूसरी वेव की शुरुआत यहीं से हुई थी। 11 फरवरी तक मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,08,80,439 थी। 18 फरवरी को बढ़कर 1,09,63,258 हो गई, यानी एक हफ्ते में इसमें 82,819 की बढ़ोतरी हुई। परसेंटेज में यह 0.76% रही। तीसरी वेव को देखें तो 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 41,169 केसेस आए। यहां से इनमें अचानक उछाल आया और 27 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच इनमें 1,23,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका परसेंटेज 199% है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका और यूरोप में बीते 24 घंटों में कोरोना मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यूरोप में हफ्ते के रोज 7,39,000 कोरोना के केसेस के मुकाबले इतवार के रोज 3,68,000 कोरोना के केसेस मिले। वहीं अमेरिका में हफ्ते के रोज 2,39,000 केसेस के मुकाबले इतवार के रोज 1,85,000 कोरोना केसेस मिले। पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन में 1,37,000, इटली में 61,000, फ्रांस में 58,000 और कनाडा में 35,000 नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए। वहीं पूरी दुनिया में बीते दिन 10,63,328 नए केसेस मिले और 3,631 लोगों की मौत हुई। अरब मुल्कों में तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। सऊदी अरब में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। दूसरी तरफ यूएई में यह आंकड़ा 2,500 के करीब पहुंचा। एक और अहम खबर फ्रांस से आ रही है। यहाँ हुकूमत वैक्सीन ना लगवाने वालों पर जुर्माना लगाने पर गौर कर रही है। वहीं सऊदी अरब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इतवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें कुछ फैसले किए गए। इनका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। अगस्त के बाद पहली बार एक दिन में मिलने वाले मामलों का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया है। यूएई में तो यह आंकड़ा 24 घंटे में 2,500 के करीब है। हालांकि दोनों मुल्कों में अब तक ये साफ नहीं किया गया कि इनमें से ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने केसेस हैं। वैसे दोनों ही मुल्कों में ओमिक्रॉन का पहला केस दिसंबर में मिला था। सितंबर के बाद सऊदी में
किसी भी महीने में 100 से ज्यादा केसेस नहीं मिले थे। यूएई ने नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स की मुल्क में एंट्री बैन कर दी है। मुल्क में दोनों डोज लगवा चुके लोगों को अब बूस्टर डोज भी लगवाना होगा। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,781 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ उनकी कुल तादाद बढ़कर 1,45,582 हो गई है। इसके साथ ही वायरस के 33,750 नए केसेस आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,49,22,822 हो गई। इसी अरसे के दौरान जानलेवा वबा से मजीद 123 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 4,81,893 हो गई है। मुल्क में 3 जनवरी यानी आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। शाम 6:30 बजे तक 37,84,000 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। साथ ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 49 लाख को पार कर चुकी है। वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मुल्क भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिलिया क्रूज के 66 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में ज़ायद जानकारी देते हुए गोवा के वजीर सेहत विश्वजीत राणे ने कहा कि हुकूमत तय करेगी कि मुसाफिरीन को जहाज से उतरने दिया जाए या नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि रियासत में ओमिक्रॉन के 4 मामलों की तस्दीक हुई। बता दें कि सबसे पहले कॉर्डिलिया क्रूज का जो क्रू है उसका एक रुकन कोरोना से मुतासिर हुआ था, जो जहाज पर 2000 से ज्यादा लोगों के साथ गोवा के लिए मुंबई से रवाना हुआ था। क्रू मेंबर को जहाज में ही सबसे पहले आइसोलेट कर दिया गया और 1471 मुसाफिरीन और 595 क्रू मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट किया गया। इन टेस्ट में 66 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। जहाज फिलहाल मुरमुरगांव पुट क्रूज टर्मिनल वास्को के पास रोक दिया गया है। किसी को भी जहाज पर चढ़ने या उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। बीते दिनों से लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। पीर के रोज जॉन अब्राहम और एकता कपूर के बाद अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रेम चोपड़ा और उनकी बीवी उमा चोपड़ा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। दोनों को मुंबई में वाक़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम चोपड़ा और उनकी बीवी उमा चोपड़ा का कोरोना का टेस्ट करवाया गया था। 86 बरस के एक्टर और उनकी बीवी को मुंबई में वाक़ लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों को आने वाले 1 या 2 दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने का इम्कान है। वहीं एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी अहलिया प्रिया कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं और वो फिलवक्त अपनी ही रिहायशगाह पर क्वारंटाइन है और उन्होंने उनके राब्ते में आने वाले अफराद से कोरोना का टेस्ट करवाने की दरखास्त की है। अदाकार ने पीर के रोज अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि वो 3 दिन कबल एक कोविड पॉजिटिव शख्स के राब्ते में आए थे और बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो मुस्बित था। उन्होंने लिखा कि प्रिया और मैंने कोरोना का टेस्ट किया, हमें घर पर क्वारंटाइन कर दिया गया है, इसीलिए उन्होंने उनके राब्ते में आने वाले सभी लोगों से कोरोना का टेस्ट करवाने की अपील की है। कोरोना की तीसरी लहर का असर कॉर्पोरेट सेक्टर में दिखना शुरू हो गया है। कंपनियां धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम को फिर से लागू करने में जुट गई हैं। इनका मानना है कि अब अप्रैल के बाद ही ऑफिस के बारे में सोचा जा सकता है। पिछले हफ्ते फार्मा कंपनी सिप्ला ने सभी मुलाजिमीन को घर से काम करने के लिए कह दिया था। कंपनी ने कहा कि जब तक अगला हुक्म नहीं दिया जाता तब तक वर्क फ्रॉम होम ही लागू रहेगा। उसके पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी इसी तरह का हुक्म जारी किया था। कंपनी ने सभी को वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने हफ्ते में 3 दिन ऑफिस और 3 दिन घर से काम करने का रूल लागू किया था। दरअसल महाराष्ट्र में अब सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस 50% की कैपेसिटी के साथ ही काम करेंगे। इंग्लैंड में कोरोना की वजह से कोमा में गई एक खातून नर्स की जान व्याग्रा से बच गई। 37 बरस की मोनिका अल्मेडा कोरोना की वजह से 28 दिन से कोमा में थी, लेकिन जैसे ही मोनिका को व्याग्रा का हेवी डोज दिया गया वो होश में आ गई। उन्हें व्याग्रा देने का आइडिया उनके साथ काम करने वाली एक नर्स ने दिया था। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुल्सब्रा लिंकनाशायर की रहने वाली मोनिका खुद भी एक नर्स है। अक्टूबर में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान वो मुतासिर
हो गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और उन्हें खून की उल्टियां भी हुई। बाद में मोनिका ने हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया, जहां से उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद मोनिका को फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन काउंटी हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ। इलाज के दौरान मोनिका का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता रहा, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां 16 नवंबर को वो कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने मोनिका को होश में लाने के लिए कई ट्रीटमेंट किए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स मोनिका को वेंटिलेटर से हटाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले व्याग्रा देने का फैसला किया गया। व्याग्रा का हेवी डोज देने के बाद ही मोनिका होश में आ गई। अब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या व्याग्रा का इस्तेमाल नाइट्रिक ऑक्साइड की तरह किया जा सकता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक और तशवीश बढ़ाने वाली खबर आई है। दुनिया में पहली बार कोरोना और फ्लू के वायरस का इंसान के जिस्म पर एक साथ अटैक करने का मामला सामने आया। इस कोरोना और इन्फ्लुएंजा के डबल इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस नए इन्फेक्शन फ्लोरोना में एक ही मरीज में कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों के वायरस पाए गए हैं। दुनिया का पहला फ्लोरोना केस हाल ही में इजराइल में सामने आया था। इसकी जानकारी अरब न्यूज ने दी थी। फ्लोरोना का पहला केस एक प्रेग्नेंट खातून में मिला था, जो रॉबिन मेडिकल सेंटर में एक बच्चे को जन्म देने के लिए एडमिट हुई थी। इजराइल के न्यूज़पेपर येदियोत अहरोनोत के मुताबिक जिस खातून में फ्लोरोना का केस सामने आया था वो वैक्सीनेटेड नहीं थी। अरब न्यूज ने फ्लोरोना के पहले केस की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था कि इजराइल ने फ्लोरोना डिजीज का पहला केस दर्ज किया है, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का दोहरा इन्फेक्शन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्लोरोना कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है, ये एक ही वक्त में फ्लू और कोरोना से होने वाला डबल इन्फेक्शन है। इसमें दोनों वायरस मिलकर जिस्म पर कहर बर्पा करते हैं और इससे कई संगीन बीमारियां भी हो सकती हैं। यही वजह है कि फ्लोरोना होना खतरनाक हो सकता है। फ्लोरोना होने से मरीज को निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत, ऑर्गन फेलियर, हार्ट अटैक, दिल या जिस्म के कोई दूसरे हिस्सों में सूजन, स्ट्रोक वगैरह जैसी संगीन बीमारियां हो सकती हैं। फ्लोरोना से हालत किसी भी शख्स की बहुत खराब हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। एक जानिब जहां फ्लू यानी जुकाम के अलामात आमतौर पर 3 से 4 दिन में वाज़े हो जाते हैं, तो वहीं कोरोना के अलामात जाहिर होने में 2 से 14 दिन का वक्त लगता है। फ्लू और कोरोना दोनों के आम अलामात लगभग एक जैसे होते हैं। दोनों में ही खांसी, सर्दी, बुखार और नाक बहने जैसे अलामात होते हैं। यानी फ्लोरोना के शुरुआती आम अलामात में भी खांसी, सर्दी, बुखार ही होता है। वहीं फ्लोरोना के संगीन अलामतों में निमोनिया, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत, हार्ट की तकलीफ और सूजन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा वगैरह शामिल है। इन दोनों वायरस में फ़र्क का पता मरीज के सैंपल की टेस्टिंग के बाद ही चलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फ्लोरोना के सीरियस खतरे से बचने यानी हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम करने और कोरोना और इन्फ्लुएंजा की शिद्दत को रोकने का सबसे असरदार तरीका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोविड-19 वैक्सीन इन दोनों वैक्सीन को लगवाना है। साथ ही WHO लोगों को इससे बचने के लिए रोकथाम के इक़दामात पर अमल करने की सलाह देता है। इन इक़दामात में लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, अगर दूरी बनाना मुमकिन ना हो तो अच्छी तरह फिट होने वाले मास्क का इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ वाली और ख़राब वेंटिलेशन वाली जगहों से बचना, हवादार कमरों में रहना और अपने हाथों को लगातार धोते रहना शामिल है। इजरायली जेल में बेगुनाही की सजा भुगतने वाले एक फलस्तीनी कैदी की मुसलसिल भूख हड़ताल की वजह से तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, जिसके बायस आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी ने खुद को किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर जेल में रखे जाने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर पिछले 4 महीनों से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। फलस्तीनी शख्स हाशिम अबू हवाश को बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के हिरासत में रखा गया। वो 5 बच्चों का बाप है। अबू हवाश के बेगुनाही में कैद की सजा काटने और उसकी तबीयत नासाज होने पर फलस्तीनियों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है और वो इसकी रिहाई के लिए मुजाहरे करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
इंतजामी हिरासत के तहत मशकूक अफराद को उनके खिलाफ इल्जामात या सबूत से मुतला किए बगैर 6 माह तक कैद किया जा सकता है और इस मुद्दत में तौसी भी की जा सकती है। मेडिकल ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीनी कैदी की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक मेडिकल टीमों ने अबू हवास से मुलाकात की तो इसे तशवीशनाक हालत में पाया। आलमी इदारे का कहना है कि फ़लस्तीनी कैदी की तबीयत में बेहतरी लाने के लिए माहिर तिब्बी अमले की निगरानी की ज़रूरत है। वो पिछले 140 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।